सेशन नंबर 12 आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। देखिएगा क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। पश्चिमी तट मतलब क्या हो गया, अगर अपने मैप के अकॉर्डिंग देखते हैं तो देखना ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका पूर्व और ये हो गया आपका पश्चिम। ठीक है, चलिए अब देखिएगा क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। इट मीन्स कि इधर नहीं है, इधर है। देखिएगा तो देखिएगा ये हो गया आपका पश्चिम और ये हुआ पूर्व। यहाँ पे देखिएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये कहाँ है, तो पहले तो ये पड़ता है आपका मुंबई में। कहाँ पड़ता है, मुंबई में। और इसको नहावा शेवा बंदरगाह भी कहा जाता है। कौन सा, तो नहावा सेवा बंदरगाह। ठीक है, और देखो मुंबई में है तो मुंबई तो आपका महाराष्ट्र यहाँ पे पड़ता है ना, तो ये तो हो गया आपका पश्चिमी तट पे हो गया। कौन वाला, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। दूसरा आना कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह कहाँ है, तो ये है आपका केरल में। ठीक है, ये कहाँ है, ये है आपका केरल में। और केरल कहाँ है, तो केरल आपका लगभग यहाँ पर पड़ता है, तो ये भी किस साइड हो गया, पश्चिमी। नंबर थर्ड पे आना न्यू मंगलुरु बंदरगाह। मंगलुरु मतलब बेंगलुरु। ठीक है, मतलब बेंगलुरु वाला एरिया, और वो भी कहाँ पे, तो वो भी आपका लगभग मतलब पश्चिम वाले एरिया पे ही है, तो ये भी क्या हो गया, पश्चिम वाला। तो ये तीनों तो हो गया। बाकी आपका बच्चा एन्नोर बंदरगाह। तो देखना एन्नोर बंदरगाह कहाँ है, ये है आपका तमिलनाडु में। और हम लोग जानते हैं कि भारत का एकदम दक्षिणतम बिंदु जो है आपका तमिलनाडु में है, और वो इधर पड़ता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एन्नोर बंदरगाह कहाँ है, तो ये है आपका तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। कभी कभी इसका तट में पूछ लेता है, तट क्या हो जाएगा, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट, ये जो आपका तमिलनाडु का तट कहलाता है, क्या कहलाता है, कोरोमंडल तट। और आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बाकी तीनों आपका पूर्वी पश्चिमी साइड है। आइएगा आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, किस संशोधन ने मंत्री परिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया। अब देखो ये बोल क्या रहा है कि पहले क्या होता था ना, कि जितना मन करता था, गठबंधन का अगर सरकार अगर बन गया फिर तो जितना मन करता था उतना ज़्यादा डिपार्टमेंट बन जाता था, उतना ज़्यादा मंत्री बन जाता था। लेकिन इस चीज़ को सीमित करने के लिए एक संशोधन किया गया। कब किया गया, 51वां संशोधन 2003। 51वां संशोधन 2003 द्वारा ये बताया गया कि लोकसभा, ठीक है, लोकसभा का जितना मेंबर है मैक्सिमम, लोकसभा में टोटल कितना मेंबर है, मैक्सिमम 550, इसका कितना परसेंट, तो 15% से ज़्यादा मंत्री परिषद का मेंबर नहीं होना चाहिए। क्या बताया गया, मतलब लोकसभा का कितना 15% से ज़्यादा मंत्री परिषद नहीं बनना चाहिए। मतलब मैक्सिमम कितना मंत्री बन सकता है, तो देखना यहाँ पे लगभग आपका चल जाएगा 27, और इसका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 81। मतलब 81 से ज़्यादा मंत्री नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। और पहले क्या होता था कि ये जो संख्या आपका बहुत आगे तक चल जाता था, अब इसको सीमित किया गया 51वां संशोधन 2003 द्वारा। कुछ और संशोधन इसको देख लेना, जैसे 74वां, ये कब हुआ था संशोधन, तो 1992-93 में हुआ था। 1992-93 में किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका नगर निकाय से, नगर निकाय। ठीक है, आगे आना 86वां संशोधन, ये कब हुआ, तो ये हुआ 2002 में, और ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, शिक्षा के अधिकार। और किस अनुच्छेद के तहत इसको जोड़ा गया, तो अनुच्छेद हो जाएगा 21 का ए। आगे आइएगा 61वां संशोधन कब हुआ था, 1989 में। और इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि मतदान का जो उम्र था कितना से कितना हो गया, तो 21 से 18। मतलब पहले क्या रूल था कि आपका 21 साल का लोग ही क्या करेगा, वोट करेगा। बट अब क्या हो गया कि अगर आप 18 साल के हो गए हो, आप बालिग हो गए हो, और अब क्या कर सकते हो, वोट दे सकते हो। किस संशोधन के अकॉर्डिंग हुआ, 61 नंबर का। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये हो जाएगा 1982। ठीक है, 1982 में आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। और वही 1980 में देखना वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो ये हो जाएगा आपका 1980। वहीं देखिएगा 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक है, और देखिएगा 1974 में क्या हुआ था, जल संरक्षण अधिनियम। जल संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, 1974 में। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, दीवान ए अर्ज विभाग का संबंध किस शासक से था। सबसे पहले तो आइएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है किसी एग्जाम में, दीवान ए अर्ज क्या था। ये भी क्वेश्चन सीधा आ सकता है कि दीवान ए अर्ज क्या था, तो ये था आपका सैन्य विभाग। क्या था, सैन्य विभाग। तो देखो हम लोग जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत
ठीक है। दिल्ली सल्तनत कब से कब तक चला था, तो 1206 में जो स्टार्ट हुआ था और चला था कब तक, तो 1526 तक चला था। लास्ट आपका इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद आपका मुगल शासन आ गया था 1206 में। इस समय आपका गुलाम वंश का स्थापना हुआ था। मतलब दिल्ली सल्तनत पे टोटल कितने वंशों ने शासन किया, तो देखिएगा गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी। और गुलाम वंश में एक शासक था, उसका नाम क्या था, किस में था, तो गुलाम वंश में एक शासक था, उसका नाम था बलबन। ठीक है। अब ये क्या करवाया था, तो ये दीवान ए अर्ज का स्थापना करवाया। मतलब यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, बलबन द्वारा दीवान ए अर्ज का स्थापना करवाया गया। जो क्या था, तो ये था आपका सैन्य विभाग। क्यों करवाया, क्योंकि इसके टाइम में भी मंगोल, ठीक है, मंगोल जैसे चंगेज खां हम लोग जानते हैं मंगोल शासक के बारे में, तो मंगोल का बहुत ज़्यादा अटैक हो रहा था और उसी से बचने के लिए ये क्या किया, फाइनली एक आपका सैन्य विभाग बनाया। उसमें सेना का भर्ती होने लगा प्रॉपर तरीके से। लेकिन इस चीज़ को और भी अच्छे तरह से मॉडिफाई कौन किया, तो ये किया था आपका अलाउद्दीन खिलजी। मतलब पहली बार भारत में सैन्य विभाग को सिस्टमेटिक ढंग से कौन बनवाया था, अलाउद्दीन खिलजी। जैसे देखो आज के टाइम पे क्या होता है, आई कार्ड वगैरह होता है, तो ये उसमें हुलिया लिखने का प्रथा चालू किया। मतलब जो सेना में पहले क्या होता था कि सेना में किसी और को रखा गया, कुछ दिन बाद युद्ध हुआ तो किसी और को भेज दिया जाता था, क्योंकि अभी की तरह आई कार्ड नहीं था, आधार कार्ड नहीं था, फोटो नहीं था, उस समय नहीं था। तो उसके लिए क्या होता था कि प्रॉपर हुलिया लिखा रहता था कि जिसको भी हम जॉब पे रखे हैं उसका हुलिया कैसा है, कैसा कद काठी है, उसे लोग पहचानता था। और ये प्रॉपर देखो शुरुआत किया बलबन, लेकिन इसको प्रॉपर सिस्टमेटिक ढंग से चलाया कौन, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। और देखिएगा यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक, ये आपका तुगलक वंश का शासक था। दिल्ली सल्तनत पे आपका कौन कौन सा चला था, पहले देखना गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। ठीक है। तो तुगलक वंश का एक शासक था जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। इसको आपका दिल्ली सल्तनत का अकबर भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि गरीबों के लिए बहुत काम करवाया था, लेकिन मुस्लिम लोग के लिए करवाता था। देखिएगा इसने दार उल सफ़ा की स्थापना की। ये क्या था, तो ये आपका सरकारी अस्पताल था, सरकारी अस्पताल। ठीक है। सरकारी अस्पताल का स्थापना कौन करवाया था, फिरोज शाह तुगलक। और अलाउद्दीन खिलजी बहुत कुछ काम करवाया, बाजार नियंत्रण प्रणाली स्टार्ट किया, हुलिया लिखने का प्रथा स्टार्ट करवाया, दाग प्रथा, जैसे घोड़ा को जो भी सेना में किसी को भी घोड़ा दिया जाता था वो घोड़ा ले आके बेच देता था अरब में, तो इसलिए घोड़ा को दागने का प्रथा, घोड़ा पे मोहर लगाया जाने लगा ताकि पता चले कि ये आपका दिल्ली सल्तनत का घोड़ा है। ठीक है। तो बहुत काम ये करवाया था, बहुत परिवर्तन करवाया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे आना जी, देखिएगा GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, क्या है इसके बारे में, तो GST परिषद में कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें होते हैं आपके टोटल 33 सदस्य। कितने होते हैं, 33। इसमें 2 होता है आपका केंद्र से, ठीक है, 2 होता है आपका केंद्र से और 31 होता है आपका राज्य से। ठीक है। ये हुआ। चलो GST आया, हम लोग यहाँ पे पूरा देख लेते हैं GST के बारे में। जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। सबसे पहले ये जो आपका GST है कहाँ लाया गया था, तो सबसे पहले लाया गया फ्रांस में। ठीक है। कब लाया गया, 1954 में ही। भारत में किस मॉडल पे आया है, मतलब भारत जो है वो कहाँ के मॉडल से प्रेरित होकर के अपने देश में GST लाया, तो ये लाया था आपका कनाडाई मॉडल। मतलब भारत में कनाडा के जैसा ही क्या हो रहा है, तो मॉडल यूज हो रहा है। किस कमेटी की सिफारिश पे आया, तो विजय केलकर कमेटी की सिफारिश पे क्या आया, विजय केलकर कमेटी। ठीक है। विजय केलकर समिति के सिफारिश पे आपका GST आया। भारत में लागू कब हुआ, तो 1 जुलाई 2017 को। और इसीलिए 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका GST डे। ठीक है। 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है, GST डे। और देखिएगा इसके बारे में और क्या देख सकते हैं, विजय केलकर, इस जो आपका GST नंबर होता है उसमें कितना डिजिट होता है, तो उसमें होता है आपका 15 डिजिट। ठीक है। 15 डिजिट का आपका GST नंबर होता है। और क्या देख सकते हैं, देखो ये 122वां नंबर का विधेयक था। ठीक है। 122वां नंबर का क्या था, विधेयक। देखो मतलब क्या है ना कि आपका संसद में जितना भी बिल आता है जरूरी नहीं कि वो संशोधित हो ही जाए। ठीक है। 122वां नंबर का विधेयक था, लेकिन ये संशोधन कब हुआ, तो ये हुआ आपका 101वां संशोधन। 101वां संशोधन। इस चीज़ को समझिएगा कि जैसे मान लो 122 तरह का बिल आया था कि हमको इतना इतना चेंज करवाना है संसद में, लेकिन हुआ कि बहुत कुछ पे मतभेद हो गया, तो मान लो ये नहीं हो पाया, ये नहीं हुआ, बाकी सब पारित हो गया। तो जो पारित हुआ उसमें से आपका संशोधन ये GST वाला कितने नंबर का, 101वां, और जो पारित नहीं हुआ मतलब टोटल विधेयक कितना आया है, 122। और देखिएगा
किस अनुच्छेद में इसको रखा गया? 279A अनुच्छेद में इसको क्या किया गया है? GST को रखा गया है। और वही देखना है कि GST संग्रहालय भी बनाया गया है, GST संग्रहालय, ठीक है। कहाँ बनाया गया? तो ये बनाया गया गोवा में, और इसका नाम क्या है? तो नाम है आपका धरोहर। ये जो आपका GST संग्रहालय गोवा में बनवाया गया है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है धरोहर। और देखिएगा, ये जो आपका GST का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? वो होता है वित्त मंत्री, वित्त मंत्री। चलिए आते हैं आगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है? देखना, एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो हमारे ब्लड में पाया जाता है। अब देखिएगा यहाँ पे एंटीजन, अब यहाँ देखिएगा एक होता है एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, ठीक है। अभी क्या याद रखिएगा कि एंटीजन है आपका जो O में नहीं पाया जाता है, O में नहीं पाया जाता है। और एंटीबॉडी के बारे में क्या? तो ब्लड ग्रुप AB, ब्लड ग्रुप AB में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ये दोनों आपका एक्सेप्शन और इसको आप याद रखिएगा। देखो ये पूछा है यहाँ पे, जरूरी नहीं कि यही पूछेगा, ये भी पूछ सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, O में आपका कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। और अगर एंटीबॉडी के बारे में बात करिएगा तो AB में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। इन दोनों के बारे में कुछ और भी जानिएगा, जैसे वो जो है आपका, ये सबको ब्लड दे सकता है, सबको ब्लड दे सकता है, मतलब इसको यूनिवर्सल डोनर भी कह सकते हैं, यूनिवर्सल डोनर, ये सबको ब्लड दे सकता है। वहीं पर एंटीबॉडी, सॉरी, मतलब ये जो आपका AB है, ये क्या हो जाएगा? ये यूनिवर्सल रिसीवर, मतलब ये सबसे ब्लड ले सकता है। क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल रिसीवर, सबसे ब्लड ले सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका। देखो एक चीज और याद रखना, जैसे अगर मान लो मेरा ब्लड ग्रुप A है, इट मीन्स कि हमारे बॉडी में कौन सा एंटीजन पाया जाएगा? A। अगर हमारा ब्लड ग्रुप B है, इट मीन्स कि हमारे ब्लड में कौन सा एंटीजन है? B। अगर हमारे ब्लड ग्रुप में, मतलब अगर हमारा ब्लड ग्रुप O है, इट मीन्स हमारे ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं है। और अगर हमारा ब्लड ग्रुप AB है तो वहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आंकलन किससे किया जा सकता है? जैसे देखो, अगर देश के बारे में पता करना होगा कि देश सक्सेस चल रहा है कि नहीं, वहाँ काम सही चल रहा है नहीं, अर्थव्यवस्था कैसा चल रहा है, तो ये पता चलता है आपका GDP से। GDP से क्या पता चलता है? कंट्री के बारे में। और अगर इंसान के बारे में पता लगाना पड़ेगा कि उस देश में, इस देश में आपका प्रत्येक आदमी का स्थिति कैसा है, तो ये पता चलता है पर कैपिटा इनकम, किसके द्वारा? प्रति व्यक्ति आय के द्वारा पता चलता है कि उस देश में प्रत्येक आदमी का स्थिति कैसा है, प्रत्येक आदमी कितना पैसा कमा रहा है, ठीक है। चलिए आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? देखना, इसको तोड़ना समझ में आएगा कुछ। इंटरपोल मतलब इंटरनेशनल, मतलब यहाँ पे जो आपका इंटरपोल होता है, यहाँ पे हर देश का क्या होता है? पुलिस होता है। और क्यों होता है? तो पूरे देश विदेश में क्या समन्वय बनाए रखने के लिए इंटरपोल का स्थापना किया गया। कब किया गया? 1923 में। कब किया गया? 1923 में, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय फ्रांस के लियोन में, फ्रांस के लियोन में क्या है इसका मुख्यालय। कितना देश इसका मेंबर है? 194, ठीक है। कितना देश इसका मेंबर है? 194। स्थापना हुआ था 1923 में, और ठीक है, इतना याद रखिएगा। आगे हम लोग अगर देखते हैं जिनेवा के बारे में, तो जिनेवा ये शहर है कहाँ? ये है आपका स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड। और आप एक चीज़ देखना, मैक्सिमम चीज़ का मुख्यालय यही है, जैसे WHO का, ठीक है, WTO का, ILO का, ठीक है। किसका हो जाएगा? और ILO का भी मुख्यालय कहाँ है? तो ये भी आपका जिनेवा में है। WMO का मौसम विभाग का, जैसे WHO हेल्थ से रिलेटेड, WTO ट्रेड से, ILO श्रम से रिलेटेड है, और आपका WMO ये आपका मौसम से संबंधित है, ठीक है। चलिए आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, GST की विभिन्न दरों के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? कुछ देर पहले हम लोग GST के बारे में देखे थे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा आपका GST परिषद, ठीक है। और देखना, अभी प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। आगे आना, वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। आगे आना, राष्ट्रपति कौन है? तो अभी तो है आपकी कौन? द्रौपदी मुर्मू। लेकिन पहली कौन थी? तो ये थी आपकी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। आगे आना, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से सुमेलित यज्ञ की पहचान करें। देखो क्या बता रहा है आपको, कुछ भी ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है। जैसे देखो यहाँ पे वेद का नाम दिया, हमारे पास कितने वेद हैं? 4। इसमें यज्ञकर्ता का नाम दिया है आपका, ये भी दे सकते हैं मंत्र पढ़ने वाला, मंत्र का उच्चारण करने वाला। अब देखो यहाँ पे ऋग्वेद को पढ़ने वाला या ऋग्वेद का जो आपका
मंत्र उच्चारण करने वाला होता है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है होत्री। क्या कहलाता है? होत्री। कैसे याद रखेंगे? यहाँ भी देखो इस टाइप का र दिया हुआ है और यहाँ भी आपका र दिया हुआ है। दूसरा देखिएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद को पढ़ने वाला क्या कहलाता है? ये कहलाता है अधर्व्यू। अधर्व्यू। तीसरा देखिएगा सामवेद को पढ़ने वाला ये कहलाता है उद्गाता। उद्गाता। और आना अथर्ववेद को पढ़ने वाला क्या कहलाता है? ब्रह्मा। ठीक है, ये हो गया आपका पढ़ने वाला, लेकिन जरूरी नहीं कि क्वेश्चन आपका यही पूछ ले, आपसे उपवेद भी पूछ सकता है और आपका ब्राह्मण ग्रंथ भी पूछ सकता है। ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, हर एक वेद का क्या है? अपना उपवेद है और आपका ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे देखिएगा अगर बात करते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और आपका सामवेद के बारे में, तो सबसे पहले ऋग्वेद आया है। ऋग्वेद का उपवेद क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आयुर्वेद। ठीक है, आयुर्वेद। और देखिएगा यहाँ पे यजुर्वेद, इसका क्या हो जाएगा? तो यजुर्वेद का उपवेद हो जाएगा धनुर्वेद। धनुर्वेद। और देखना सामवेद का हो जाएगा आपका गंधर्व वेद और आपका अथर्ववेद का होगा शिल्पवेद। शिल्पवेद। आगे आना ब्राह्मण ग्रंथ। हर वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे ये ऋग्वेद का कौन सा है? तो ऋग्वेद का है ऐतरेय और कौशितकी। ऐतरेय और कौशितकी। कौशितकी ये क्या है? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। आगे आना यजुर्वेद। यजुर्वेद का क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा शतपथ एंड तैत्तिरीय। आगे आइएगा सामवेद, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा पंचविश और षड्विश। पंचविश और षड्विश। और देखना अथर्ववेद का क्या हो जाएगा? तो अथर्ववेद का हो जाएगा आपका गोपथ। यहाँ पे हम लोग फुल डिटेल देख लिया। अब आप लोग देखना आंसर क्या पूछ रहा था? निम्नलिखित में से सुमेलित यज्ञ की पहचान करें, युग्म की पहचान करें। अथर्ववेद को पढ़ने वाला ब्रह्मा दिया हुआ था, जो कि हम लोग भी यही लगाए। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे आइएगा अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया? अब देखो यहाँ पे और भी याद रखना। सबसे पहले अशोक जो था आपका बहुत साम्राज्य विस्तार करने वाला शासक था। किस वंश का था? मौर्य वंश का था। लेकिन 261 बीसी में कलिंग पर अधिकार करने के लिए कलिंग पे अटैक किया और वहाँ इतना मारकाट हुआ कि उसका देख मन विचलित हो गया और उसके बाद वो फाइनली युद्ध को छोड़ दिया। और उस समय बहुत ही शांत स्वभाव का जो धर्म था, कौन सा? बौद्ध धर्म। और फिर ये कौन से धर्म को अपना लिया? बौद्ध धर्म को। और किसके द्वारा दीक्षा लेकर के? उपगुप्त। ठीक है, किसे दीक्षा लेकर के? उपगुप्त से शिक्षा लेकर के कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म को। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ये भी याद रखिएगा कि 261 बीसी में जो कलिंग का युद्ध हुआ था, उसके बाद उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उसके बाद वो कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म। आगे आइएगा, देखो आपका मौर्य वंश जो है ना, सबसे पहले देखना चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ये कौन सा धर्म को बाद में मानने लगा था? जैन धर्म को। ठीक है, इसका बेटा आया जिसका नाम क्या था? बिंदुसार। कौन से धर्म को अपनाया था? आजीवक संप्रदाय को। आजीवक संप्रदाय को। आगे आना इसका बेटा कौन था? अशोक। ठीक है, अशोक कौन सा धर्म को अपनाया था? तो ये अपनाया था बौद्ध धर्म को। चलिए ठीक है, इतना याद रखिएगा। आगे आइएगा विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त को ही कौटिल्य के नाम से जाना जाता है और इनको और भी नाम से जाना जाता है चाणक्य। ठीक है, किसके प्रधानमंत्री थे? तो इन्हीं के प्रधानमंत्री थे। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। और इन्होंने एक बुक की रचना की, इसका नाम क्या था? कौटिल्य। क्या नाम था बुक का? कौटिल्य। आगे आइएगा ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त कौन थे? तो ये आपके गणितज्ञ थे। ठीक है, प्राचीन टाइम में गणितज्ञ थे और कहाँ के थे? तो राजस्थान के थे। आगे आएगा बृहद्रथ। तो ये आपके हर्यक वंश के अंतिम शासक। हर्यक वंश के अंतिम शासक। याद रखिएगा इतना। चलिए आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12, चाय की खेती हेतु निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? चाय की खेती के लिए देखिएगा कौन सा मिट्टी हो जाएगा? लेटेराइट मिट्टी। और आप याद रखना कि चाय की जो खेती होती है, कौन सी कृषि होती है? तो ये होती है रोपण कृषि। ठीक है, इसको कौन सी कृषि कहा जाता है? रोपण कृषि। लाल मिट्टी के बारे में देखिएगा कि फेरस ऑक्साइड। कौन सा? तो फेरस ऑक्साइड की वजह से इसका कलर क्या होता है? इसका कलर रेड होता है। फेरस ऑक्साइड की वजह से इसका कलर क्या होता है? रेड। काली मिट्टी, तो ये कपास के लिए उपयुक्त है। कपास किस मिट्टी में होता है? काली मिट्टी में। जलोढ़ मिट्टी, इसके बारे में आप दो याद रखिएगा। जल ओढ़ मिट्टी मतलब जल से पूरा ओढ़ा हुआ होता है, जल से पूरा ढका हुआ होता है। और ये मिट्टी आपका दो तरह का होता है। मतलब तो देखो, एक होता है आपका नया और एक होता है आपका पुराना। क्वेश्चन आता है कि नया जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो जो नया जलोढ़ मिट्टी होता है इसको खादर मिट्टी कहा जाता है। और जो पुराना मिट्टी होता है, कौन सा जलोढ़, इसको कहा जाता है बांगर मिट्टी। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13,
भारतीय संसद के निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं है? फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखिएगा, पहले आइएगा यहाँ पे जो दिया हुआ है हम डिस्कस करते हैं थोड़ा। जी देखना, पहले में क्या दिया हुआ है? लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति। दूसरा दिया हुआ है आपका क्या? प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति। तीसरा आइएगा सार्वजनिक उपक्रम समिति, सार्वजनिक, इसको लोक भी कहा जाता है, सार्वजनिक उपक्रम समिति, उपक्रम समिति। चलिए देखिएगा थोड़ा इसके बारे में। सबसे पहले लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, इसका इंग्लिश में नाम याद रखिएगा, इसको एस्टीमेट भी कहा जाता है, एस्टीमेट। ठीक है, अब देखो क्या पूछा ना कि राज्यसभा का कोई भी मेंबर नहीं होता। सबसे पहले याद रखना कि इसमें कितना मेंबर होता है? 22। इसमें कितना मेंबर होता है? 30। ठीक है, और इसमें कितना मेंबर होता है? इसमें होता है आपका 22। अब देखना इसमें 22 में कितना मेंबर, तो 15 मेंबर जो है आपका लोकसभा से होता है और 7 मेंबर जो है आपका राज्यसभा से होता है। ठीक है, यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे 30 का 30 मेंबर जो है आपका कहाँ से होता है? लोकसभा से। और यहाँ भी सेम टू सेम होता है, 15 आपका लोकसभा से और आपका 7 क्या हो जाएगा? राज्यसभा से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग का आंसर मिल गया कि इसमें आपका ये भी आपका वित्त संबंधी भी आपका लोकसभा का ही मेंबर रहता है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे लिखे कि 30 मेंबर यहाँ लोकसभा का ही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्राक्कलन समिति। अब देखो प्राक्कलन समिति क्या होता है कि जब बजट आता है ना, उसके बाद प्राक्कलन का भी गठन किया जाता है। अब देखो आप कैसे याद रखोगे? एस्टीमेट, आप उसका इंग्लिश नाम याद रखोगे, ज़्यादा आ जाएगा। ये एस्टीमेट तैयार करता है कि जो भी बजट में बोला गया उसका खर्च कैसे किया जाएगा, क्या किया जाएगा, आपका प्राक्कलन में यही होता है। और बजट पे चर्चा या फिर बजट के बारे में कौन करेगा पैसा, या फिर मतलब पैसा उसा के बारे में जो भी है चर्चा कौन कर सकता है? तो जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से चुन करके भेजे हैं। क्या राज्यसभा का वोटिंग करने जाते हैं हम लोग? नहीं जाते, लेकिन लोकसभा का वोटिंग हम लोग करते हैं। तो हमारे द्वारा चुना हुआ आदमी वहाँ पर क्या करेगा? प्राक्कलन बनाएगा, एस्टीमेट बनाएगा कि देश में क्या करना नहीं करना। आप ऐसे याद रख सकते हो कि लोकसभा का मेंबर ही इसमें जाता है। अब देखो ये तो हो गया क्या? आपका एस्टीमेट बनाएगा, प्राक्कलन बनाएगा, ब्यौरा बनाएगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट ज़्यादा यहाँ पे हो जाता है लोक लेखा समिति। देखो इसमें क्या है कि इसमें आदमी बटा हुआ है कितना? 15 लोकसभा से और 7 आपका राज्यसभा से। इसमें कभी कभी रेशियो पूछ लेता है कि बताइएगा लोक लेखा समिति में सदस्यों का रेशियो, तो 2:1 लगभग हो सकता है ना, क्योंकि देखो 15 और 7 तो लगभग हो जाएगा। और क्या देखो इसका क्या काम होता है लोक लेखा समिति का कि सरकार जितना भी खर्च किया, पहले तो एक क्वेश्चन आएगा कि सरकार जो भी खर्च करता है उसका रिपोर्ट तैयार कौन करता है? CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सरकार जो भी खर्च कर रहा है उसका प्राक्कलन कौन तैयार करता है? CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और वो जो रिपोर्ट तैयार करता है CAG, उसको फाइनली अच्छे से पढ़ता कौन है? तो ये पढ़ता है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष। CAG जो रिपोर्ट तैयार किया उसको अच्छे से कौन पढ़ता है, उसको अच्छे से कौन जांच करता है? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष। एक बात बताओ कि अगर सरकार का आदमी लोक लेखा समिति में रहेगा तो क्या वो घपला पता चलने देगा? मान लो कोई भी घोटाला कर लिया, तो क्या सरकार का आदमी, मंत्री परिषद का आदमी कभी पता चलने देगा कि घोटाला हुआ? नहीं पता चलने देगा। इसलिए आपका लोकसभा मतलब लोक लेखा समिति में मंत्री परिषद का कोई भी आदमी नहीं होता है। इसमें आपका मंत्री परिषद का कोई भी मेंबर क्या होगा? इसमें इसको एंट्री नहीं मिलता है लोक लेखा समिति में। दूसरा, अगर मान लो कि CAG जो अपना रिपोर्ट बना के दिया, CAG क्या रिपोर्ट बनाता है कि सरकार कितना खर्च किया, कितना कम खर्च कर सकता था, कितना ज़्यादा खर्च कर दिया, कितना घोटाला किया, ये सब रिपोर्ट आपका CAG बनाता है। लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता, बस वो रिपोर्ट बनाएगा। रिपोर्ट देगा किसको? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को। अब एक बात बताओ, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष अगर आपका मंत्री परिषद से रहेगा या सरकार का बिका हुआ रहेगा, तब तो वो भी घोटाला नहीं पता चलने देगा। तब क्या किया जाता है कि लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष है ये विपक्ष के नेता को बनाया जाता है। सबसे बड़ी बात, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? विपक्ष के नेता को। क्यों? क्योंकि देखो हम लोग जानते हैं कि एक लोकतांत्रिक देश में विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। और विपक्ष ऐसा नॉर्मल विपक्ष नहीं, बहुत ही मजबूत। क्योंकि अगर सरकार कोई काम कर रहा है जो आपका अभी सरकार में है, अगर वो कुछ गलती कर रहा है तो उसके बात को कौन उठाएगा? हम लोग घर में भले ही बैठ के बोल सकते हैं, लेकिन संसद में उस बात को कौन उठा सकता है? विपक्ष। लेकिन विपक्ष ही अब क्या हो गया कि बहुत कमज़ोर होते जा रहा है अभी के टाइम पीरियड में। इसका अध्यक्ष किसको बनाया था? विपक्ष को। ताकि अगर सरकार कुछ भी गलती किया, देखो विपक्ष तो बनता ही इसीलिए ना कि सरकार कुछ भी गलती करे हम उसका गलती पकड़ें। तो इसका जो नेता होता है विपक्ष का प्रमुख होता है, विपक्ष का नेता होता है, ताकि अगर सरकार कोई गलती किया तो उसकी गलती को तुरंत पकड़ा जा सके। इसका जो नेता होता है कौन होता है? तो वो बनाया जाता है विपक्ष के नेता को, विपक्ष के नेता को। चलिए ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्राक्कलन समिति। आते हैं आगे।
क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, निम्न में से क्या सही है? भारत रत्न तथा पद्म पुरस्कार की स्थापना 1954 में हुई। जी हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक है, 1954 में ही हुआ था। आगे देखिएगा, तथा 1997 में इसे बंद कर दिया गया। नहीं, 1997 तो नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 1977 में। कब इसको बंद किया गया? 1977 में बंद किया गया था। हम लोग कल परसों वाले सेशन में भी देखे थे। ठीक है, कब बंद किया गया था? 1977 में। और 1977 में से बंद किया गया। दोबारा चालू कब करवाया गया? दोबारा चालू आपका 1980 में करवाया गया था। और जब खुला था, पहली बार चालू हुआ था, तो किसको दिया गया था? मदर टेरेसा को। आगे आना, तो ये तो आपका सही है। विश्व कवि तथा कवि गुरु किसको कहा जाता था? रविन्द्रनाथ टैगोर को। ये भी सही है। लाइफ डिवाइन तथा एसेज ऑन गीता, एसेज ऑन गीता अलग है और गीता रहस्य अलग है। गीता रहस्य कौन लिखा? बाल गंगाधर तिलक। जबकि एसेज ऑन गीता कौन लिखा? ये लिखा अरविंदो घोष। ये भी सही है। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक विनोबा भावे थे। अब देखिएगा, भूदान आंदोलन क्या था? नाम से पता चल रहा है, भूदान मतलब जमीन दान करने का प्रथा। अब देखो क्या होता है ना कि जब अंग्रेज, कब ये चलाया गया था? ये चलाया गया था 1951 में। किसके द्वारा? विनोबा भावे के द्वारा। अब देखो क्या हुआ था, अंग्रेज जब 1947 में चला गया, तो हम लोग जानते हैं कि अंग्रेज यहाँ टैक्स कलेक्शन के लिए बहुत सारा काम किया था। उसमें से एक काम किया था अस्थाई बंदोबस्त, वही था ना? हाँ, जिसमें जमींदार को बहुत ज़्यादा पावर मिला हुआ था। अस्थाई बंदोबस्त में क्या हुआ? उसके बाद जब आपका अंग्रेज लोग चला गया, तो जो ज़मीन का मालिकाना अधिकार किसको दे दिया था? जमींदार को दे दिया था कि आप टैक्स लेकर आओगे और उनको दे दोगे। अंग्रेज के जाने के बाद क्या हुआ कि जो ज़मीन जमींदार को दिया गया था टैक्स कलेक्शन के लिए, वो ज़मीन कौन रख लिया? जमींदार। तो अब क्या हो रहा है ना कि उसके पास ज़मीन ज़्यादा है, बाकी छोटा मोटा किसान के पास कोई भी ज़मीन नहीं। मतलब जो किसान रियल में जो ज़मीन रियल में किसान का था, वो किसके पास चला गया? जमींदार के पास। तो इसीलिए आंदोलन चलाया गया, कौन सा? भूदान आंदोलन। मतलब जो भी अमीर जमींदार है, जो भी धनी जमींदार है, वो अपना थोड़ा थोड़ा ज़मीन किसको दान में देगा? तो गरीब किसान को देगा, छोटा मोटा किसान को देगा। और काफ़ी सक्सेस भी रहा था ये। ठीक है, काफ़ी सक्सेस रहा था। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, ऑल, सभी सही है। आगे आइएगा, निम्न में से क्या सही है? देखिएगा, पंजाब केसरी किसको कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। बंगाल केसरी किसको कहा जाता है? आशुतोष मुखर्जी, सही है। बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, और ये बिहार के पहले सीएम भी थे। आगे आना, आंध्र केसरी, ये कहा जाता है आपका टी प्रकाशम को। एक चीज़ और देखिएगा, मैसूर का शेर, मैसूर का शेर किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है किसको? टीपू सुल्तान को, टीपू सुल्तान। और किसका बेटा था? हैदर अली का। और एक देखिएगा, बंगाल का शेर, बंगाल का शेर किसको कहा जाता है? ये बंगाल का शेर कहा जाता है वेलेजली को। ठीक है, किसको कहा जाता है? वेलेजली, जो आपका सहायक संधि का सर्वाधिक प्रयोग किया था, वेलेजली। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, सारा का सारा सही है। आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, निम्न में से कौन सा सही है? विश्व बैंक स्थापना कब हुआ था? तो 1944 में एक सम्मेलन हुआ था, ब्रेटन वुड्स। इसके बाद आपका 2 बैंक का स्थापना हुआ था, वर्ल्ड बैंक और आपका किस चीज़ का? IMF। ठीक है, 1944 में ही हुआ था, लेकिन वर्क करना कब से स्टार्ट किया था? 1945 से। आगे देखिएगा, विश्व बैंक के पहले अध्यक्ष कौन थे? यूजिन मेयर। ठीक है, कौन थे? यूजिन मेयर। और अभी कौन है? तो अभी हैं आपके अजय बंगा, और पहली बार किसी भारतीय मूल को बनाया गया है। आगे आना, प्रथम महिला IAS कौन थी? तो आप ए से याद रखोगे, अन्ना जॉर्ज। और प्रथम महिला IPS कौन थी? ये थी आपकी किरण बेदी। प्रथम महिला वकील कौन थी? तो ये हो जाएगा कार्नेलिया सोराब जी। प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। प्रथम महिला पूरे विश्व में प्रधानमंत्री कौन थी? श्री माऊ भंडार नायके। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑल करेक्ट। आगे आइएगा, निम्न में से कौन सा सही है? राज्यसभा का अध्यक्ष इस सदन का सदस्य नहीं होता है। देखो, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको हम लोग सभापति कहते हैं। वो कौन होता है? वो होता है आपका हमेशा उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति दोनों में से किसी भी सदन का मेंबर नहीं होता है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। अगर आपसे भी पूछता है कि राज्यसभा का सभापति कौन है, तो जगदीप धनखड़ जी। आगे आइएगा, अनुच्छेद 98 में संसद के सचिवालय से संबंधित दिया गया है, बिल्कुल सही है। आगे आना, अनुसूची 4 राज्यसभा के सीट से संबंधित है, सही है। देखो, अनुसूची 12 है, जिसमें पहले कितना था? 8, बाद में किसको जोड़ा गया? 4 को जोड़ा गया, टोटल कितना हो गया? 12। देखो, थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले में क्या है? तो भारत में कितने राज्य हैं, कितने यूटी है, उसका क्षेत्र कितना है, वो आ जाएगा। दूसरे में क्या है? वेतन, जो भी आपका अधिकारी लोग होगा उसका वेतन कितना होगा। तीसरा में क्या है? शपथ। देखो, पहले आप किसी भी राज्य में जाओगे काम करने के लिए, आप ऐसे याद रख सकते हो, आप किसी भी राज्य में काम करने जाओगे वो
वो हुआ। दूसरा, आप कहीं काम करने जा रहे हो तो वेतन देखोगे, वो हुआ। तीसरा, आपको अगर वेतन पसंद आया तो आप क्या करोगे, अब शपथ ले लोगे। 3 हो गया। चौथा में है आपका राज्यसभा के सीट से संबंधित, मतलब किस राज्य से कितना राज्यसभा मेंबर आएगा। 5वां में क्या है, अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में। 5वां तो ये हुआ। छठा इंपॉर्टेंट है। छठा में क्या है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। क्या बोले, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया। किसमें, छठा में। 7वां में क्या है, तो वहाँ पे सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची, इन तीनों का चर्चा कहाँ किया गया, 7वीं अनुसूची में। 8वीं में क्या है, तो उसमें आपका भाषा के बारे में दिया गया था। और 4 को क्या किया गया है, तो बाद में जोड़ा गया है। अब इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, और एक चीज़ और देखना यहाँ पे दिया है, भारत के प्रथम CAG, अभी CAG का चर्चा किए थे ना, भारत के प्रथम CAG कौन थे, वीर नरहरि राव। बट अभी कौन है, अभी है गिरीश चंद्र मुर्मू, अभी हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है ये। अभी तो हमारे CAG हैं। दूसरा, इनको अभी WHO का महालेखा परीक्षक भी बनाया गया है। तीसरा, जब आपका जम्मू कश्मीर UT बना था उस समय जम्मू कश्मीर के LG लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। चलिए आते हैं आगे, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सुमेलित है। यहाँ पे कुछ कमेटी के बारे में दिया गया। जैसे देखो, अभी हम लोग कुछ देर पहले देखे थे क्या, प्राक्कलन कमेटी, लोक लेखा समिति। तो संसद जो है आपका समिति के अकॉर्डिंग काम करता है। कैसे, तो कुछ आपका अस्थाई समिति होता है, मतलब उसको होना ही है। जैसे देखो, प्राक्कलन समिति तो वो बनना ही होता है, लोक लेखा समिति वो भी बनना होता है हर साल। उसका आपका टेन्योर, यहाँ पे देखो कुछ छूट गया था, देख लेना। जैसे उसका टेन्योर क्या होता है, 1 साल का होता है, वो आपका बनता ही बनता है। जैसे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग देखे थे क्वेश्चन नंबर 13 में, ये जो आपका जैसे प्राक्कलन समिति है, लोक लेखा समिति है, तो ये आपका हर साल बनेगा, अपना काम करेगा, उसके बाद फिर अगले साल फिर से इसको बनाया जाएगा। इसका आपका टेन्योर भी देखिएगा, इसका ये 1 साल का होता है, ठीक है, 1 साल का होता है ये भी। और नेक्स्ट वाला कौन सा, लोक लेखा समिति भी आपका 1 साल के लिए ही बनता है, और ये आपका हर साल बनेगा। इसको हम लोग अस्थाई समिति, ये भी आपका, ये भी बनता है आपका हर साल। लेकिन जो आपका हम लोग अभी देख रहे थे, कौन कौन सा आया था, तारकुंडे समिति जो भी अभी आया था, ये आपका कभी कभी बनता है किसी विशेष काम के लिए। जैसे देखना, तारकुंडे समिति क्या दे रहा है, मतदाता की आयु 21 से 18 वर्ष, मतलब कुछ काम था उसमें क्या, मतदाता का आयु कम करना था। पहले 21 वर्ष का लोग ही आपका, 21 वर्ष से ऊपर और 21 वर्ष का लोग ही वोट कर सकता था। लेकिन अब क्या है कि अगर हम 18 साल के हो गए तो अब हम वोटिंग कर सकते हैं। तो कुछ खास प्रोसेस के लिए कुछ कमेटी का गठन किया जाता है। तो ये तो आपका सही है, तारकुंडे समिति आपका चुनाव सुधार। अगर आपका क्वेश्चन में ये नहीं देगा तो ये भी दे सकता है कि चुनाव सुधार से संबंधित कौन सा कमेटी है, तारकुंडे समिति। आगे आएगा पुंछी आयोग, ठीक है। पुंछी आयोग क्या, तो केंद्र और राज्य के बीच समन्वय बनाने के लिए ये कमेटी का गठन किया गया था। इसका कब किया गया था, ये किया गया था 1974 में। ये कब किया गया, ये किया गया 2007 में। देखो, आप देखोगे कि आए दिन आपका केंद्र और राज्य के बीच डिस्प्यूट होते रहता है। जैसे सबसे ज़्यादा अभी आप देखोगे ना, वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा, ममता बनर्जी का हमेशा केंद्र सरकार के साथ डिस्प्यूट होते रहता है। तो पुंछी आयोग कब हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2007 में। वही देखिएगा, सरकारिया आयोग, ये भी आपका केंद्र राज्य से संबंधित है। और सबसे ज़्यादा आपका केंद्र राज्य में सरकारिया आयोग का ही नाम आता है। इसका गठन कब हुआ था, 1983 में, ठीक है, 1983। आगे देखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बलवंत राय मेहता समिति। सबसे पहले क्या पूछेगा कि इस कमेटी का गठन कब किया गया था या किससे संबंधित है, तो 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया गया। किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से संबंधित है। और देखिएगा, जैसे अशोक मेहता समिति, ये किससे संबंधित है, तो ये भी आपका पंचायती से संबंधित है, ठीक है, ये भी आपका पंचायती राज से संबंधित है। इसका गठन कब किया गया था, 1977 में। अब एक चीज़ देखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति ये बताया था कि पंचायत को त्रिस्तरीय होना चाहिए। अशोक मेहता क्या बताया कि पंचायत को द्विस्तरीय होना चाहिए। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे देखो नाम 3 सिलेबल का है, 1 2 3, वैसे यहाँ पे देखिएगा 2 सिलेबल का, तो 2 स्तरीय बताया था, ठीक है। आप ऐसे याद रखने के लिए याद रख सकते हो। और देखिएगा, जैसे देखिएगा यहाँ पे एक एकवर्थ कमेटी का गठन हुआ था। कौन सी कमेटी का, एकवर्थ कमेटी। ये क्या था कि पहले रेल बजट और आम बजट एक ही में आता था, ये अलग करवा दिया था। और अलग कब हुआ था, ये हुआ था 1924 में। और देखिएगा, फिर कौन सा
क्या अलग हुआ था? रेल बजट से आम बजट। वहीं पे देखिएगा विवेक देबरॉय कमेटी, ठीक है। उसके बाद एक तो देखिएगा कौन सा, तो विवेक देबरॉय कमेटी, ये क्या करवाया था कि रेल बजट को आम बजट से मिला दिया था। और कब मिलाया था? 2017 में। 2016 में घोषणा हुआ था, 2017 में मिलाया था। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, ऑल। नेक्स्ट देखिएगा जल गैस है। अब देखो जल गैस है, जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है ना। अब देखिएगा यहाँ पे जल गैस, तो जल गैस में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और हाइड्रोजन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये CO+H2, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? जल गैस। वहीं देखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस किसको कहा जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब नाइट्रोजन होता है तो वो आपका जल प्रोड्यूसर गैस कहलाता है। आगे आइएगा क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन, मतदान के समय प्रयुक्त जो स्याही होता है, जो वोटिंग के लिए हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि एक लगा देता है, एक इंक लगाता है हमारे उंगली में, वो किस चीज़ का बना होता है? तो वो बना होता है, देखो किस चीज़ का हो जाएगा? सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट का क्या बना होता है? तो जो चुनाव में जो कलर प्रयोग होता है वो सिल्वर नाइट्रेट का बनता है। कब से वो प्रयोग हो रहा है? तो 1962 से सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग हो रहा है। इसी का प्रयोग क्यों करता है? क्योंकि मतलब सही लग रहा है। और सबसे बड़ी बात कि आप देखना कि जब वो उंगली में लगाया जाता है तो वो ब्लू कलर का होता है, लेकिन जैसे जैसे उसमें पानी पड़ेगा वो और क्या होता है? डार्किश होते जाता है और ब्लैक हो जाता है। प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि एक ही आदमी दोबारा किसी और का वोट ना दे दे। अगर आप उसको पानी से छुड़ाने जाओगे, जितना ज़्यादा पानी पड़ेगा उसका कलर उतना ही ज़्यादा डार्क होते जाएगा, और ये क्या कहलाता है? सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। अगर सिर्फ सिल्वर के बारे में बात करें तो सिल्वर का जो आपका पहचान होता है या फिर सांकेतिक कह सकते हो, क्या हो जाएगा? Ag। वहीं अगर सोना के बारे में बात करें तो सोना का क्या हो जाएगा? Au, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ विथ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए। हमारा करंट अफेयर्स का भी सेशन चलता है, उसको भी प्रॉपर वॉच करिए, इसको भी देखिए और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिएगा। थैंक यू।